बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इससे पिछली वाली क्लास में मैंने बात की थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो ई सदिश बराबर एफ सदिश अपॉन में क्यू नोट। जो एफ होता है वो होता है कूलाम बल। क्या होता है? कूलाम बल। और जो क्यू नोट होता है वो होता है मेरे पास धन परीक्षण आवेश। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर इकाई धन परीक्षण आवेश को लाने पर कूलाम बल लगे, वो क्या कहलाता है अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक इस पॉइंट के बाद मैंने क्या किया था, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है अपने पास ई सदिश बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। ये होती किसी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिसके अगर अपने जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाएगा उन आवेशों के बीच में, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, और आर का मान कम होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो इसी रिलेटेड अपने बात करते हैं बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुल आवेशों का मतलब क्या? अपने पास बहुत सारे बिंदु आवेश है किसी निकाय के अंदर। तो देखते हैं, मान लिया मेरे पास ये कोई एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस होगी अपनी, ये वाई एक्सिस होगी, और ये मूल बिंदु हो गया। मान लिया इसके अंदर कोई बिंदु आवेश मेरे पास Q1 है, कोई दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, कोई n आवेशों का निकाय मान लिया, तो ये मेरे पास Qn हो गया, nवा आवेश। इन सभी आवेशों का मूल बिंदु के सापेक्ष मैंने स्थिति सदिश मान लिया R1 सदिश, R2 सदिश, और nवें बिंदु आवेश का स्थिति सदिश मान लिया Rn सदिश। इस n बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी पॉइंट P पर मैं क्या निकालूंगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अपनी पता है P पॉइंट पर कैसा आवेश मानेंगे? धन परीक्षण आवेश Q नोट मान लिया। इस Q नोट का मूल बिंदु के सापेक्ष मैं स्थिति सदिश मानना हूं R नोट सदिश। जो इस P बिंदु पर जो टोटल विद्युत क्षेत्र आएगा वो अपने अध्यारोपण सिद्धांत के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि इस P बिंदु पर जो कुल विद्युत क्षेत्र आएगा की तीव्रता आएगी, इस P पॉइंट पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो EP होगी। इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? जो मेरे पास n आवेशों का निकाय है, n आवेशों का निकाय है, तो प्रत्येक आवेश की P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होगा। दोबारा बता देता हूं, जो P पॉइंट पर कुल विद्युत क्षेत्र आएगा EP, प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण जो P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उनके सदिश योग के बराबर होगा। तो E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस डैश 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 En सदिश, इसको इक्वेशन मान ली 1। अब यहां से अपने क्या करें, Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1। Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, और Qn आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता En होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी अपने पास? E1 सदिश। क्योंकि अपने को पता है Q नोट कैसा है? पॉजिटिव आवेश है। Q1 भी कैसा है? पॉजिटिव आवेश है। जब Q1 को P की तरफ लेके जाए तो कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। मतलब लगने वाली बल की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? E2 इस डायरेक्शन में। और Qn आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? En। तो सबसे पहले E1 का मान ज्ञात करेंगे, E2 का ज्ञात करेंगे, और लास्ट में इसी प्रकार En का ज्ञात करके सभी को जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी? P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E1 सदिश बराबर कितना हो जाएगा, F सदिश अपोन में Q नोट। धन परीक्षण आवेश भी क्या लेके चलने अपने, Q नोट लेके चलने हैं। तो कूलाम बल क्या होगा, इन दोनों आवेशों के बीच में कूलाम बल क्या होता है अपने को पता है, कूलाम बल क्या होता है K Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर। तो देखो Q1 की जगह Q1 है और Q2 की जगह कितना है, Q नोट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कूलाम बल K Q1 Q नोट अपोन में बीच की डिस्टेंस। तो अब देखो Q1 का Q नोट के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, R01 का सदिश, आवेश 1 के कारण Q नोट का स्थिति सदिश, और Q2 को क्या बन जाएगा, ये डायरेक्शन होगी R02 सदिश, और N का कितना बन जाएगा R0N सदिश। तो इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, R01 का स्क्वायर और R0.1 का कैप। मतलब जो स्थिति सदिश की दिशा है Q1 से Q नोट की ओर है। ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो कितना आ गया, E1 सदिश बराबर K Q1 Q नोट अपोन में R01 का स्क्वायर डॉट में R01 का कैप, और भाग किसका देना है, Q नोट का। और मैंने कहा धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश क्या हो जाएगा, कैंसल। तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, K Q1 अपोन में R01 का स्क्वायर डॉट में R01 का कैप। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। तो E1 सदिश की वैल्यू कितनी है, K Q1 अपोन में R01 का स्क्वायर R01 का कैप। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी, E2 सदिश बराबर K Q1 की जगह Q2, R01 की जगह कितना आएगा, R02 का स्क्वायर डॉट में R02 का कैप। इसको दे दिए इक्वेशन 3। अब बात करें Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या आ जाएगा, En सदिश बराबर K Q2 की जगह Qn R0N का स्क्वायर और R0N का कैप। इसको इक्वेशन दे दी। इसी प्रकार मान लो अपने इसके अंदर Q3 आवेश लेते, Q4 आवेश लेते तो यहाँ क्या आ जाता, Q3 लेके चले तो Q3 R03 का कैप। अब इन सभी वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो EP की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, देखो E1 कहां है, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है, K Q1 R01 का स्क्वायर डॉट में R01 का कैप, K Q2 R02 का स्क्वायर डॉट R02 का कैप, डैश डैश डैश। En का मान कितना है, K Qn R0N का स्क्वायर डॉट में R0N का कैप। एक बार मैं डायग्राम रफ कर रहा हूं। तो EP वेक्टर इक्वल टू, देखो सभी में कॉमन क्या रहा है, K कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने K को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रहेगा मेरे पास, Q1 R01 का स्क्वायर डॉट में R01 का कैप प्लस Q2 R02 का स्क्वायर R02 का कैप। इसी प्रकार डायरेक्शन N में कितना बचेगा, Qn R0N का स्क्वायर डॉट में R0N का। अगर मैं इसको समेशन के रूप में लिखूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, EP वेक्टर इक्वल टू समेशन I बराबर 1 से N QI R0I का स्क्वायर डॉट में R0I का कैप। ये आ गई मेरे पास किसी P पॉइंट पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, N आवेशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर देखो I का मान 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, Q1 R01 का स्क्वायर R01 का कैप। इसी प्रकार ये अपनी सीरीज चलती रही। ये था अपने पास बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास विद्युत क्षेत्र का आर्थिक अभिप्राय। तो अपन कुछ देखेंगे विद्युत क्षेत्र का आर्थिक अभिप्राय क्या है। मैं आपको यहाँ पे दो बातें बताऊंगा, इन दो बातों को आप याद कर लेना अच्छी तरह से। तो पहली बात क्या, अगर मेरे पास समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब हर जगह मेरे पास क्या एक समान विद्युत क्षेत्र है। देखो हर लाइन के बीच में गैप क्या है, बिल्कुल समान है, तो हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, समान रहेगा, जिसकी डायरेक्शन मैंने ले ली इस तरफ है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं कोई प्लस क्यू चार्ज रखूं, क्या रखा है मैंने, प्लस क्यू चार्ज, तो इस पर जो बल लगेगा एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर अपने कोई प्लस क्यू चार्ज रखते हैं तो इस पर जो लगने वाली बल की दिशा होगी वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगी। पहली बात तो ये थी अपने पास। दोबारा बता देता हूं, अपने पास एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर मैंने क्या रखा, एक प्लस क्यू चार्ज रखा, तो इस पर जो लगने वाले बल की दिशा होगी वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगी। दूसरी बात, एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया मैंने, अगर इसके अंदर मैं माइनस क्यू चार्ज रख दूं, इसके अंदर माइनस क्यू चार्ज रख दूं, तो जो इस पर लगने वाले बल की दिशा होगी वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगी। दोबारा, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज रखता हूं, इसकी दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। दूसरी बात, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैं माइनस क्यू चार्ज रखूं तो उस पर लगने वाले बल की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी जरूरी, आगे अपने काम आएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। माना मेरे पास कोई दो आवेश है, एक ले लिया, मान लो दो आवेश ले लिए क्यू क्यू, दोनों परिमाण में तो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। मतलब मान लो एक 5 कूलाम है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए, परिमाण में समान होना चाहिए, 5 कूलाम का ही होना चाहिए। परंतु दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। एक तो जैसे माइनस है, दूसरा क्या बचेगा, प्लस। तो ये मैंने माइनस मान लिया, ये मैंने क्या ले लिया, प्लस चार्ज लिया। दो आवेश परिमाण में तो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, परंतु प्रकृति में क्या होने चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। परंतु दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, अति अल्प होनी चाहिए। देखो यहाँ तो मैं दूरी बहुत ज्यादा दिखा रहा हूं, पर सही तरीके से इन दोनों के बीच में दूरी बहुत कम होती है। तो आवेशों का ऐसा युग्म ही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। डेफिनेशन लिख देता हूं, दो आवेश परिमाण में तो समान हो, दोनों आवेश परिमाण में क्या होंगे, समान हो। मतलब एक जैसे 10 कूलाम है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए, 10 कूलाम। परंतु प्रकृति क्या होनी चाहिए, एक माइनस 10 कूलाम हो तो दूसरा क्या होगा, प्लस 10 कूलाम होगा। दो आवेश परिमाण में तो समान हो, परंतु प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत हो। आवेशों का ऐसा युग्म, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यह था अपने पास विद्युत द्विध्रुव की बात। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपने P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी भी एक आवेश का परिमाण, कोई भी एक आवेश ले लो, उसको क्या ले लो, परिमाण के रूप में ले लो। देखो अगर मैं माइनस क्यू लेके चल रहा हूं परिमाण के रूप में तो भी क्या होगा, प्लस होगा। अगर प्लस क्यू आवेश लेके जाओ तब भी परिमाण में क्या होगा, प्लस। तो दोनों का परिमाण तो क्या है, समान है। कोई भी एक आवेश का परिमाण इनटू बीच की दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है।
ये था अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोबारा बता देता हूं, किसी भी एक आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बात हो, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, माइनस क्यू के प्लस क्यू। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। क्या? एक सदिश राशि है। मान लो क्वेश्चन क्या आया मेरे पास, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होगा? तो इसकी शर्त क्या होगी? जो ये आवेश है वो क्या हो? अनंत कोटि के हो। आवेश क्या हो? अनंत कोटि के हो, परंतु जो इनकी बीच की दूरी है, जो इनके बीच की दूरी है वो लगभग 0 के बराबर हो, तो ऐसा युग्म क्या कहलाता है? एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोबारा बता देता हूं, आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? आवेशों का ऐसा युग्म जो क्या हो? उच्च कोटि के हो, सॉरी अनंत कोटि के हो, परंतु इनके बीच की दूरी क्या हो? लगभग 0 के बराबर हो, तो आवेशों का ऐसा युग्म एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अभी अपने डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर एक न्यूमेरिकल। बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन है, NaCl अणु में Na+ व Cl आयन के मध्य दूरी 1.28 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। तो पहले अपने को पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या। अपने को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल होता है, वही क्या होता है मेरे पास? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके लिए अपने को Q का मान चाहिए और 2a का मान चाहिए। 2a क्या होती है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो अपने को पता है NaCl आयन के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 2a का मान तो अपने को पता चल गया। अब देखेंगे Q का मान कहां से आएगा। तो अपने को पता है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये मान लो मेरे पास Cl आवेश है, ये Na+ आवेश है, तो इनके बीच की दूरी कितनी दी है? 1.28 आर्मस्ट्रॉन्ग। और अपने को पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम आवेश होता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो Na+ होगा, प्रोटॉन होगा, उस पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का, प्रोटॉन है तो प्लस का। तो देखो इस पर चार्ज कितने हैं? 1.6 × 10⁻19 माइनस का, और Na+ की क्या आ जाएगा? प्लस का। तो अपने को किसी भी आवेश का क्या लेके चलना है? एक परिमाण। चाहे ये लेके चल लो मैं, इसके अंदर माइनस मोड के रूप में, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये भी क्या? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। तो कोई भी एक चार्ज लेके चल लो, तो मैं लेके चल रहा हूँ 1.6 × 10⁻19, ये रख दिया। अब बात करते हैं बीच की दूरी कितनी है? 1.28 आर्मस्ट्रॉन्ग। और अपने को पता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो इसकी जगह पुट कर देंगे P = 1.6 × 10⁻19 इंटू में 1.28 × 10⁻10। अभी किस में आ गई दूरी? मीटर में आ गई। इसको सोल्व करेंगे, देखो 10⁻19 और 10⁻10 कितना होगा? 10⁻29। 1.6 को 1.28 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग 2.048 आंसर आएगा मेरे पास। अब देखते हैं यूनिट क्या बनेगी। तो यूनिट देखो, आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। और दूरी का क्या होता है? मीटर। तो कूलम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम इंटू मीटर है। ये था अपने पास क्वेश्चन। दोबारा बता देता हूं, NaCl अणु में Na व Cl आयनों के मध्य दूरी 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। अपने को पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? Q × 2 है। दो आवेश दिया Cl- और Na+ की बीच की दूरी कितनी दिया? 1.28 आर्मस्ट्रॉन्ग। और अपने को पता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर। तो 2a की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं अपने? कितनी आ गई? 1.28 × 10⁻10 मीटर। तो देखो किसी भी एक आवेश को लेके चलो, उसकी वैल्यू परिमाण के रूप में लेके चलेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। और वैल्यू पुट कर दे तो मैंने क्या निकाल दिया यहाँ पे आंसर। ये था अपने पास एक न्यूमेरिकल।